दोस्तों, पैसे की तंगी किसको नहीं होती? हम सबको ही होती है। और कई बार कोई सीरियल किलर के बारे में आपने सुना होगा, कोई पैसों की तंगी के कारण सीरियल किलिंग के धंधे में उतर गया, कोई किसी और वजह से, कोई किसी और वजह से। लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी बेहद अजीब भी है, बेहद रोमांचक भी है और बेहद दिल दहला देने वाली भी है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको इसे सुनना ही चाहिए कि कैसे एक लड़की ने पैसा ना होने पर लोगों का कत्ल किया। जब उसके पास पैसा था तब पानी की तरह बहाया, और जब पैसा ख़त्म हो गया वो दिवालिया हो गई। तो पैसा कमाने के लिए उसने क्या क्या तरीके अपनाए, ये उसकी कहानी है। कहानी है मार्था मैरेक की। मार्था की पैदाइश होती है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया। एक गरीब परिवार में मार्था की पैदाइश होती है। मार्था पैदाइश से ही बहुत खूबसूरत, बड़ी होती है तो धीरे धीरे उसकी खूबसूरती और निखरती है। इसका जन्म 1904 में हुआ था। जब मार्था 1919 की होती है तब चूंकि इसकी परिवार गरीब था, ज़्यादा पैसा था नहीं परिवार के पास, तो मार्था को एक नौकरी करनी पड़ती है। तो वो एक गारमेंट शॉप में, कपड़ों की दुकान में एक नौकरी करने लग जाती है। उस टाइम मार्था की उम्र 55 साल थी। अब कपड़ों की दुकान में काम करते हुए कपड़ों का जो मालिक होता है, कपड़ों की दुकान का जो मालिक था मोर्टिस फ्रिज, वो एक बूढ़ा था 74 साल का। अब वो देखता है मार्था को, और मार्था चूँकि बहुत खूबसूरत थी तो मोर्टिस फ्रिज का दिल मार्था पर आ जाता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। मोर्टिस फ्रिज और मार्था के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और मोर्टिस और मार्था एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एज ए रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। अब चूँकि मोर्टिस के पास बहुत पैसा था, उसका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, तो मोर्टिस मार्था को बहुत ज़्यादा रुपए देता, उसका सारा खर्चा उठाता। उसको पढ़ने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के स्कूल में उसने भेजा। लेकिन चूँकि मोर्टिस काफ़ी बूढ़ा हो चुका था तो ये तय था कि आने वाले समय में उसकी मौत होनी तय है बहुत जल्दी। तो फ्रांस और इंग्लैंड से पढ़ने के बाद जब मार्था वापस ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना आई, तब उसने एक शख्स को देखा जिसका नाम था एमिल मैरेक। एमिल मैरेक एक नौजवान, खूबसूरत। तो यहाँ पर मार्था का दिल एमिल पर आ जाता है और इनके बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्था नहीं चाहती थी कि मोर्टिस को पता चले कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और क्योंकि मार्था ये नहीं चाहती थी कि उसको अपनी जो लेविश लाइफस्टाइल है, इतनी खर्चा करने वाली जो जीवन शैली है, उससे हाथ धोना पड़े। तो वो मोर्टिस को बिल्कुल ये नहीं जानने देना चाहती थी कि उसका और एमिल का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है। अब जल्दी ही मोर्टिस की मौत हो जाती है, और जब मोर्टिस की मौत हो जाती है तो 1924 में एमिल और मार्था दोनों शादी कर लेते हैं। अब चूँकि एमिल और मार्था के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था जो कि मोर्टिस का था, इन्होंने इनहेरिट किया था। मोर्टिस का जो पैसा था, अब मार्था और एमिल दोनों कई ज़्यादा पैसा बहाते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, क्योंकि उनको ज़िंदगी जीने की आदत ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसा चस्का लगा हुआ था कि जो पैसा था मोर्टिस का ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता और बहुत कम दिनों में पैसा उड़ा देते हैं। अब इनके पास पैसे के लिए सिर्फ एक सोर्स बचा, और वो था मोर्टिस का जो घर। मार्था तय करती है वो मोर्टिस का घर भी बेच देगी, और दोनों मिलकर इस घर का सौदा करते हैं और घर को बेच डालते हैं। अब धीरे धीरे ये जो घर था, उसके पैसे थे, वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो अब दोनों के बीच में एक चाल सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो मार्था एमिल को एक स्कीम बताती है कि क्यों ना एक इंश्योरेंस किया जाए और उस इंश्योरेंस के बेस पे एक बहुत बड़ा क्लेम उठाया जाए। तो बेसिकली स्कीम ये थी कि कोई एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाया जाएगा, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बाद कोई एक्सीडेंट होगा और उसके बाद इंश्योरेंस की कंपनी से पैसा क्लेम कर लिया जाएगा। तो दोनों के बीच में प्लानिंग ये बनती है कि एमिल जो है मार्था का पति, वो गलती से अपना पाँव काट देगा, और वो जो पाँव कटा हुआ है उसके बेसिस पर ये इंश्योरेंस के लिए फ़ाइल करेंगे। तो प्लानिंग ये बनती है कि सबसे पहले एमिल जाएगा लकड़ी काटने, और वहाँ पर वो कुल्हाड़ी दे मारेगा अपने घुटने पर,
और जब कुल्हाड़ी अपने घुटने पर दे मार के वो चिल्लाएगा, तब मार्था आएगी और उसको वार करके पूरा काट देगी। होता यही है। एमिल जाता है बगीचे में लकड़ी काटने के लिए, और लकड़ी काटते टाइम वो ज़ोर से कुल्हाड़ी अपने घुटने पर दे मारता है। वहाँ पर मार्था आती है और वो 2 बार और उसके पाँव पर चोट करती है और उसका पूरा पाँव कट जाता है। जब डॉक्टर के पास इसको ले जाया जाता है तो डॉक्टर ये घोषित कर देता है कि इस पाँव का अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये पाँव जा चुका है। अब इंश्योरेंस के पैसों के लिए सुगबुगाहट बैठती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सबसे बड़ा क्लेम था ऑस्ट्रिया के इतिहास में, लेकिन चूंकि जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसको ये क्लेम नागवार गुजरता है। उनको लगता है कि ये इस तरह का क्लेम नहीं है जिसको हमें देना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ लूप होल ज़रूर होगा। तो खैर इन्वेस्टिगेशन बैठती है। इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रहा था डिटेक्टिव पीटर। अब पीटर आकर देखता है वहाँ पर, तो उसको पता, जब वो डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर जब उसको बताता है कि ये इसका सीन रहा है, तो पता चलता है कि जो घुटना है उस पर 3 बार वार किया गया था, जबकि होना ये चाहिए था कि अगर आपका घुटना कटा है, आपके पाँव कटा है, तो वो एक बार में ही कट जाना चाहिए था। कोई आदमी एक बार पाँव कटने के बाद दोबारा उस पाँव पर चोट नहीं करेगा। फिर दूसरा ये कि जो वार हुए हैं, तीनों बार अलग अलग एंगल से वार हुए हैं, मतलब किसी और शख्स ने इंटेंशनली उस पाँव के ऊपर अलग अलग तरीके से वार किए हैं। तो खैर अब इंश्योरेंस कंपनी को पता चल चुका था कि इसमें कोई ना कोई लूप होल है। तो इस बीच में मार्था क्या करती है कि जो सर्जन है उसका एक असिस्टेंट है, उसको रिश्वत देती है और कहती है कि आप सर्जन के ख़िलाफ़ इस तरह बोलो कि ये जो निशान है सर्जन ने जानबूझकर बनाए हैं ताकि वो इंश्योरेंस वाली कंपनी उसको फ़ायदा पहुंचा सके और इस तरह से इंश्योरेंस वाली कंपनी को पैसे ना देने पड़े। स्टार्टिंग में तो सर्जन का असिस्टेंट मान जाता है, लेकिन बाद में ये ज़्यादा पैसे मांगने लग जाता है तो मार्था मना कर देती है। अब मार्था मना कर देती है तो असिस्टेंट आगे जाके शिकायत कर देता है कि मार्था ने मेरे को रिश्वत दी ये झूठ बोलने के लिए कि ये जो निशान है ये सर्जन ने किए हैं। अब मार्था पर 2 केस चलते हैं, एक तो फेक क्लेम का और दूसरा रिश्वत देने का। 28 मार्च 1927 को कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है। 9 अप्रैल को 2 बड़े फैसले आते हैं। पहला तो ये कि जो इंश्योरेंस का जो केस था 30% ऑफ क्लेम पर इसका सेटलमेंट किया जाता है और 4 महीने की जेल मार्था को दी जाती है कस्टडी। लेकिन मार्था 4 महीने ऑलरेडी कस्टडी में गुजार चुकी थी तो उसकी जेल की सज़ा अब ख़त्म हो चुकी थी। अब लेकिन जो 30% पैसा जो आता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसका 50% के ऊपर तो एडवोकेट की फ़ीस में ही चला जाता है। वापस से मार्था और एमिल रोड पर आ जाते हैं। इनके 2 बच्चे थे। अब दोनों ऑस्ट्रिया से एल्जियर्स के लिए रुख करते हैं। एल्जियर्स में रहने लग जाते हैं। कई बिजनेस चलाते हैं लेकिन सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं और तंग हार कर थक हार कर ये लोग वापस वियना आ जाते हैं। अब चूंकि एमिल की एक टांग कटी हुई थी तो उसको कोई भी नौकरी पर नहीं रखना चाहता था और वो ना ही इस लायक था कि कोई काम कर सके। तो मार्था अब सब्जी बेचने लगी क्योंकि एमिल अब काम नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, इस ज़िंदगी का एक सच है और ऐसे कई हमें अपने आसपास देखने को लोग मिल जाते हैं जो अपने अच्छे दिनों में बचत नहीं करते और उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। 1933 में ये लोग एक गरीब सी बस्ती में, एक झुग्गी वाली बस्ती में मूव करते हैं। वहाँ पर एमिल की जो माँ बाप हैं वो भी रहते थे। अब एमिल और इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि एमिल को अपना खर्चा, अपना पैसा बचाने के लिए अपने माँ बाप के यहाँ खाना खाना पड़ता था। दिन इतने बुरे आ चुके थे, लेकिन कुपोषण की वजह से एक दिन एमिल के साथ ऐसा होता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं और उसके पाँव को लगभग लकवा मार जाता है और 31 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इसको ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी थी। अब एमिल के नाम के इंश्योरेंस के पैसे मार्था को मिलते हैं। कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से एमिल की बेटी, मार्था की बेटी, उसकी भी मौत हो जाती है और उसका भी इंश्योरेंस का पैसा मार्था को मिलता है। अब मार्था को लगता है कि इंश्योरेंस के नाम जो चीज़ है ये बहुत अच्छी चीज़ है और उससे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तब मार्था ये रिकॉल करती है कि उसकी एक दूर की चाची है जो कि ज़्यादा पैसे वाली नहीं है लेकिन ठीक ठाक पैसे वाली है और उसकी एज 67 है और वो कभी भी मर सकती है।
तो 1934 में मार्था क्या करती है, अपनी दूर की चाची जिसका नाम सुजैन लेविंस्टीन था उसके वहाँ जाती है, उसके साथ अच्छे से रहती है। और उसकी चाची जो थी सुजैन, उसने भी कभी नहीं सोचा था कि मार्था जो पहले मेरे से इतनी कटी कटी रहती थी अब इतनी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ा रही है। बहरहाल दोनों साथ रहते हैं। और अब जो सुजैन थी उसको लगता है कि मार्था एक अच्छी लड़की है, काफ़ी सेवा करी उसने और उसको इसके बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो सुजैन ऐसा करती है कि अपनी जो वसीयत थी वो मार्था के नाम कर देती है, जो भी अपना मकान था वो मार्था के नाम कर देती है। और कुछ दिनों बाद रहस्यमय तरीके से सुजैन की भी आंखों की रोशनी जाती है, उसके बाल झड़ते हैं, पाँव को लकवा मार जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब वापस से पैसों की कमी, तो अब मार्था क्या करती है कि एक आदमी न्यूमैन और एक औरत जिसका नाम था लेडी किटनबर्गर, दोनों को कमरा किराए पर देती है। और दोनों को कमरा किराए पर देने के बाद अब किटनबर्गर जो थी उसके नाम वो फिर से एक इंश्योरेंस बनाती है। और 2 जून को किटनबर्गर की भी उसी तरह से मौत हो जाती है जिस तरह सुजैन की मौत हुई थी। आंखों की रोशनी जाती है, बाल झड़ जाते हैं, पाँव को लकवा मार जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत के बारे में जो किटनबर्गर का लड़का था हर्बर्ट, उसको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि कैसे मेरी माँ, इतनी ज़्यादा वो उम्र हुई नहीं थी और कैसे मर सकती है। तो हर्बर्ट आता है और मार्था के खिलाफ केस दायर करता है, लेकिन पुलिस हर्बर्ट की एक नहीं सुनती है और उसे डांट डपट कर भगा देती है और वार्निंग के साथ भगाती है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 1937 आते आते मार्था की हालत फिर से ख़राब, फिर से पैसों की तंगी। तो वो वापस से इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए एक स्कीम लगाती है कि वो यूँ करती है कि अपनी आंट जो थी सुजैन, उसके घर से कुछ पेंटिंग गायब करके वेयर हाउस में रख देती है और जो मिसिंग आर्ट वर्क है उसके नाम का इंश्योरेंस क्लेम करती है। जब कंपनी को लगता है, जब इंश्योरेंस वाली जो कंपनी उसको लगता है कि ये अजीब है, ये और एक औरत पता नहीं कितने क्लेम कर चुकी है, और कंपनी वापस से एक इन्वेस्टिगेशन बिठाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन वही शख्स कर रहा था जिसने शुरू में इन्वेस्टिगेशन करी थी जब उसके हस्बैंड का पाँव कट चुका था, डिटेक्टिव पीटर। अब डिटेक्टिव पीटर को पता था कि मार्था फर्जी क्लेम करने में उस्ताद हैं और यहाँ पर भी कुछ न कुछ फाउल प्ले होना चाहिए। तब डिटेक्टिव पीटर ने इसके वेयर हाउस में जांच की तो पता चलता है कि इसकी आर्ट जो थी वो सारी की सारी वेयर हाउस में पड़ी थी। उसके बाद न्यूज़ में आता है कि मार्था ने फर्जी क्लेम किया। न्यूज़ में आने के बाद जो लेडी किटनबर्गर का लड़का है हर्बर्ट, वो जब इस न्यूज़ को पढ़ता है तब उसको लगता है कि ये सही मौका है, मुझे भी अपनी माँ के कत्ल के लिए इस पर आरोप लगाना चाहिए। तब वो कोर्ट में जाता है और वो अपनी माँ लेडी किटनबर्गर के लिए, उसके इंसाफ के लिए मार्था के खिलाफ एक अर्जी दायर करता है। सभी कब्रों को खोदा जाता है, ना सिर्फ लेडी किटनबर्गर की बल्कि उससे पहले सुजैन की, उसके हस्बैंड की और उसकी बेटी की। तो सभी की कब्रें खोदने पर पता चलता है कि, और जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि सभी के बॉडी में थीलियम नाम का जहर पाया गया था। और जो थीलियम नाम का जहर होता है उसकी खोज हुई थी 1861 में, 1861 में। काफ़ी फैटल होता है, जानलेवा होता है। इसमें पाँव को लकवा मार जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है और बाल झड़ जाते हैं और धीरे धीरे, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो शख्स मर जाता है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज करती है और धीरे धीरे वो केमिस्ट भी मिल जाता है जहाँ से मार्था ने ये जो थेलियम नाम का जहर है ये लिया था। अब उस केमिस्ट से पुलिस या अंदाज में पूछताछ होती है तो केमिस्ट भी सब सच उगल देता है। और अब चूंकि सारे सबूत मार्था के खिलाफ थे तो मार्था के ऊपर केस चलता है और उसको दोषी करार देकर, 4 लोगों की मौत का दोषी करार देकर उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो बताती है कि किस तरह से फाइनेंशियल इशू होना आपको तहस नहस कर सकता है। और वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस फाइनेंशियल इशू को रिजोल्व करने की कोशिश की मार्था ने, वो अपने आप में खौफनाक भी है और डरावनी भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया।